तो दोस्तों बायोलॉजिकल थ्योरी में अब हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से वो है हमारा गिनीज सर्कुलर थ्योरी। तो जिस तरीके से एक इंडिविजुअल बड़ा होता है और जो बचपन में ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है, लेकिन जैसे जैसे वो युवा होता है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या काफी स्लो होती है, और जब वो बहुत एजड में हो जाता है तो उसका डाउनफॉल एक तरीके से कह सकते हो शुरू हो जाता है, टिश्यू टूटना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ देखते हो, पॉपुलेशन में भी ग्रोथ उसी तरीके से होती है। यानी कि एक सर्कल बन जाता है कि बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होगा, बड़ा में स्पीड तेजी से बढ़ेगी, फिर वो युवा हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाएगा और एक ओल्ड एज के बाद वो मरना शुरू हो जाएगा, फिर से दोबारा से नए बच्चे पैदा होंगे। इस तरीके से एक सर्कुलर बन गया, इसीलिए इस थ्योरी को सर्कुलर थ्योरी कहा जाता है। यानी कि ये एक तरीके की सर्कुलर थ्योरी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दिस थ्योरी स्टेट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इंपैक्ट ऑन सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। देखिए ये थ्योरी बताती है कि जब एक देश में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ का इंपैक्ट सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट पर भी होगा। यानी कि जब एक देश में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो वहां पर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो डेफिनेटली वहां पर सोशल डिस्टरबेंस आएगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे करके कम बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। यानी कि जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो धीरे धीरे करके इसका इंपैक्ट सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट पे भी होता है। तो गिनी डिफाइन अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस देश में ज्यादा पाई जाती है वहां पर सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट कम होता है। यानी कि आप सिंपल समझ लीजिए कि जहां पर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे वहां पर कंफ्लिक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट कम होगा, और जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी वहां पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, वहां पर सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ज्यादा होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि उसने किसके बीच में नेगेटिव रिलेशन बताया? पॉपुलेशन ग्रोथ में एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उनका यह भी मानना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होती है, यानी कि इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से। देखिए यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज आते हैं। आमतौर पर जब आप सोशल इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़े थे तो उसमें यह बताया गया था कि सोशल चेंज होने से पॉपुलेशन में चेंज होता है, लेकिन यह बताती है कि पॉपुलेशन चेंज होने से सोशल इंपैक्ट पड़ता है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो Ginny thought that only biological factors are responsible for increase in population and therefore this theory of population can be characterized as a natural law of theory। तो इसको आप natural law of theory बोलते हो, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बच्चे पैदा होंगे, जिसकी वजह से अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो किसी भी देश में अनरेस्ट बढ़ेगा, सोशल डिस्टरबेंस आएगा, वहां की ग्रोथ कम होगी, और जिस देश में बच्चे कम पैदा होंगे वहां पर सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ग्रोथ जो होगी वो कम आएगी, ज्यादा होगी। गिनी थॉट दैट ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब उर्वरकता ज्यादा होगी, बच्चे पैदा करने की क्षमता ज्यादा होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड कंसिक्वेंसली सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकम कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी की समस्या आएगी, बिजली की समस्या आएगी, घरों की समस्या आएगी, आपस में अनरेस्ट बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और इसकी वजह से धीरे धीरे करके लोग कम बच्चे पैदा करना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से इंडिविजुअल, देखिए यहां पे इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गिनी बिलीव दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लाइक अ सर्कुलर ग्रोथ ऑफ इन इंडिविजुअल। यानी कि जैसे एक इंडिविजुअल क्या करता है, सबसे पहले उसकी ग्रोथ होती है, पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद वो एक तरीके से इंक्रीज होता है। तो सबसे पहला है उन्होंने बताया रैपिड ग्रोथ स्टेज। जैसे कि यहां पे देखिए ये है रैपिड ग्रोथ। तो सबसे पहले क्या होती है? रैपिड ग्रोथ होती है। जब रैपिड ग्रोथ होगी तो उसके बाद क्या होगा? स्लो ग्रोथ होगी। भाई आपने देखा होगा एक बच्चा है, बच्चा जब तक युवा हो रहा है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, युवा होने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन 40-45 के बाद धीरे धीरे करके वो मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाता है, और मैच्योरिटी के बाद डेफिनेटली वो डिक्रीजिंग स्टेज आ जाती है, यानी कि इस जगह जाकर पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबल हो जाती है। इन द फर्स्ट स्टेज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी रैपिड, while द सेकंड स्टेज में क्या होगा? द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिवली स्लो, यानी कि फर्स्ट स्टेज में ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होगी, फास्ट ग्रोथ, और सेकंड स्टेज में आते आते ग्रोथ जो तो होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी, लेकिन ग्रोथ जो होगी वो स्लो हो जाएगी।
और अल्टीमेटली तीसरी स्टेज में आते आते जो पॉपुलेशन है वो गिरना शुरू कर देगी, यानी कि एक तरीके से यहां पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो कि सर्कुलर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको समराइज कराएं तो उनका यह मानना था कि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है उसी तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, जो कि पहले बहुत तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है, फिर एक इकोनॉमी मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लेगी और उसके बाद पॉपुलेशन में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उनका यह मानना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका और सोशल एंड इकोनॉमिक एक तरीके से डेवलपमेंट का नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगी और कम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी। साथ ही साथ उनको मानना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गिनी का जो सर्कुलर थ्योरी है पॉपुलेशन की वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हैं लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी के बारे में। तो लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी का जो डेवलपमेंट है उसको करने का काम किया था पर्ल्स एंड रीड ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस थ्योरी को हम एस शेप थ्योरी भी कहते हैं। देखिए मैं आपको इस थ्योरी के बारे में बता देता हूं, बहुत सिंपल से तरीके से आप समझ लीजिए ये थ्योरी क्या बताती है। ये थ्योरी बताती है कि इसको एस शेप बोलते हैं, मतलब इस तरीके से, यानी कि जब आपकी इनिशियल स्टेज में होते हो तो आपकी जो ग्रोथ है ये है हमारी स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। यहां पे हमारी हो रही है फास्ट ग्रोथ। यहां पे फिर से हमारी हो रही है स्लो ग्रोथ और ये एक तरीके की स्टेबल हो गई। यानी कि उनका यह मानना था कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ कर्व है वो एस शेप का होता है, यानी कि इनिशियली जब एक इकोनॉमी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई होती है तो वहां पर ग्रोथ होती है स्लो, फिर फास्ट ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे स्लो ग्रोथ होती है और लास्ट में जाके एक स्टेबल पॉपुलेशन की तरह बन जाती है। तो इसी बात को हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। और जो इसको किस बुक में प्रेजेंट किया गया था, इस बुक का नाम था द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और इसकी वजह भी बायोलॉजिकल फैक्टर ही होते हैं। तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट द माल्थियसियन थ्योरी। देखिए माल्थियसियन थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये बताती है माल्थियसियन थ्योरी कि ज्योमेट्रिक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरीके से होती है और जो फूड प्रोडक्ट है वो अर्थमेटिकल तरीके से बढ़ता है इस तरीके से। तो माल्थस की इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और यह बताया कि भैया इस तरीके से नहीं पॉपुलेशन बढ़ती है, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ने का तरीका क्या है, इस तरीके से होता है कि शुरुआत में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो होती है, फिर बहुत तेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और लास्ट में जाके वो स्टेबल हो जाती है। तो दोस्तों इसको पूरे के पूरे 4 स्टेजेस को मैं आपको समझाऊं उससे पहले कुछ अजम्पशन आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने माना है कि पॉपुलेशन हर एरिया में बढ़ती है। दूसरा हमने माना है कि पॉपुलेशन अनंत काल तक नहीं बढ़ सकती है और तीसरा हमने माना है कि पॉपुलेशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ये 3 अजम्पशन के साथ हम अपनी थ्योरी को समझाना शुरू करते हैं और बार बार हम स्टेजेस के ऊपर आएंगे। तो 4 स्टेज है। इन फर्स्ट स्टेज व्हेन द कंट्री इज स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि पिछड़ा हुआ है, तो उस पिछड़े में स्थिति में जैसे मान लीजिए भारत 1921 से पहले की स्थिति में था। भारत की स्थिति क्या थी, जन्म दर भी बहुत हाई थी, मृत्यु दर भी बहुत हाई थी, बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्लो होगी, यानी कि ड्यू टू हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल बी स्टेशनरी एंड लोअर लेवल, यानी कि एक तरीके से स्थिर होगी और लोअर लेवल पे। भारत की जनसंख्या के अगर आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1921 तक तो भारत की जनसंख्या बढ़ी ही नहीं थी। सेम बात वो यहां तक कह रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, जिस स्टेज में हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है और इसकी वजह क्या है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ठीक है जी, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, सेकंड स्टेज में क्या बोल रहा है, इन दी सेकंड स्टेज व्हेन द बर्थ रेट रिमेन अनचेंज एज अ फर्स्ट स्टेज एंड डेथ रेट फॉल्स द पॉपुलेशन विल इंक्रीज रैपिडली। यानी कि सेकंड स्टेज में क्या होता है दोस्तों, बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट तो जो है
वो हाई बनी रहती है, हाई बनी रहती है, और जो डेथ रेट है उसमें फॉल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। थर्ड, लेकिन इन्होंने इसकी वजह इकोनॉमिकल इंपैक्ट नहीं बताया था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने इसकी वजह बताई थी बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। थर्ड स्टेज में आते आते देखिए क्या होता है। इन द थर्ड स्टेज व्हेन द फॉल ऑफ डेथ रेट, द डेथ रेट टू विल फॉल, यानी कि पॉपुलेशन गिरती है, डेथ रेट भी गिरती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। और चौथे स्टेज में आते आते बर्थ रेट और दोनों रेट बहुत ही हाई हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही लो रह जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो रुक जाती है और स्टेशनरी स्टेज आ जाती है, लेकिन ये हाई लेवल पे। देखिए अगर आपने जो डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी पढ़ी थी, सेम थ्योरी है ये भी, लेकिन उस थ्योरी में जो वजह बताई थी वो इकोनॉमिकल वजह बताई थी, और यहां पर ऐसा बायोलॉजिकल वजह से होता है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। तो ये दोनों थ्योरी का बेसिक डिफरेंस है कि इसकी जो वजह है वो बायोलॉजिकल उन्होंने बताया, और वहां पर जो उन्होंने थ्योरी बताई थी इसकी वजह उन्होंने इकोनॉमिकल बताई थी। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। दिस थ्योरी कंप्लीटली इग्नोर दी सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि इन्होंने एक तरीके से जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से चेंज कर लिए। इन्होंने केवल बायोलॉजिकल फैक्टर को ही कंसीडर किया है, बाकी किसी चीज को कंसीडर नहीं किया। पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न नॉट यूनिफॉर्म, जिस तरीके से इन्होंने पैटर्न बताया है कि पहले पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर इस तरीके से हो जाएगी, ऐसा हर देश में देखने को नहीं मिला। कई देश ऐसे भी है जिन्होंने इस तरीके का जो स्टेजेस है उस तरीके की स्टेजेस नहीं देखने को मिली, यानी कि द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ऑल रीजन्स और कंट्रीज डज नॉट नीड टू फॉलो ग्रोथ पैटर्न मेंशन द लॉजिस्टिक कर्व। तीसरा इनकी कह सकते हैं कि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इस तरीके के में कितने साल लगेंगे। जैसे देखिए यहां पे हमने बताया है फर्स्ट स्टेज, तो ये 20 साल की होगी या 50 साल की होगी या 100 साल की होगी, ऐसा कहीं पे भी थ्योरी ने डेवलपमेंट करने की बात नहीं की है। बस इन्होंने ये कहा है कि भाई फर्स्ट स्टेज जो सी होगी, जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेजी होगी, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और लास्ट में जाके पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी आपको यही वाली थ्योरी में कवर करा रहा हूं, आप एक बार फिर से समराइज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। 4 स्टेजेस बताई लॉजिस्टिक कर्व की। पहले लॉजिस्टिक कर्व एस शेप का होता है, ऐसे आप याद रखिएगा, ये तो गलत बन गया, इस तरीके का, यानी कि पहले स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबल है, दूसरे में हाई ग्रोथ है, तीसरे में लो ग्रोथ है, और चौथे में स्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेज और फोर्थ स्टेज में पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी स्टेज में आ गई है, यानी कि ग्रोथ रेट बिल्कुल रुक गई है। सेकंड स्टेज में हाई ग्रोथ है, और थर्ड स्टेज में बहुत ही तेज ग्रोथ है। और ये जो बुक है जिसका नाम हमने आपको बताया था, बुक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आप ये याद रखिएगा। बुक लिखने वाले जो थे वो है पील्स एंड रीड्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इतना पॉइंट कवर कर लोगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों अगली जो बायोलॉजिकल थ्योरी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेंसर्स बायोलॉजिकल थ्योरी। तो दोस्तों स्पेंसर बायोलॉजिकल थ्योरी ये बताने की कोशिश करती है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उस सोसाइटी में एक तरीके से रेस्टनेस कम हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ता है, अनरेस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल थ्योरी हुई, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने से जो फ्यूडेंसी है, यानी कि महिलाओं द्वारा बच्चे पैदा करने की क्षमता, उसमें कमी देखने को मिलती है। इसी पर ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पेंसर अ फेमस ब्रिटिश फिलोसफर, जो ब्रिटिश फिलोसफर रहे, सोशलिस्ट रहे, और इन्होंने एक बायोलॉजिकल थ्योरी डेवलप की जो कि जिसकी बुक का नाम था ब्रिटिश द पॉपुलेशन द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ब्रिटिश द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। इसमें उन्होंने अपनी पॉपुलेशन थ्योरी दी। स्पेंसर का यह मानना था कि जो फ्यूडेंसी होती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता, वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज। देखिए अब आप महिला की बात कीजिए, महिला ऑफिस जाएगी, अब ऑफिस जाएगी तो डेफिनेटली अब एजुकेटेड समाज में क्या होता है, महिला और पुरुष सभी बराबर रूप से काम कर रहे हैं, तो काम का बोझ इतना रहेगा, डिप्रेशन इतना रहेगा, स्ट्रेस इतना रहेगा, तो बच्चे पैदा करने की क्षमता, देखिए यहां पे बात की जाएगी क्षमता की, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो कम होगी। आप गांव के माहौल में देखिए, जहां पे रिलैक्स माहौल होता है वहां पर महिलाओं के पास में हम बच्चे पैदा करने की, एक्चुअल बच्चे पैदा करने की बात हम नहीं कर रहे, हम क्षमता की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसमें कमी देखने को मिलती है, ऐसा मानना था स्पेंसर का। तो उनका यह मानना था कि जो फ्यूडेंसी है वो डिक्रीज होती है व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे
लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, आपको घर की ईएमआई भरनी है, आपको कार की ईएमआई भरनी है, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, तो फ्यूडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और ये पूरी तरीके से बायोलॉजिकल एक फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू हिम, चेंज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स ड्यू टू नेचुरल चांसेस इन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे लिखा हुआ है कि चेंजेस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू नेचुरल चेंज इन द रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जब आप काम करोगे, स्ट्रेस ज्यादा लोगे, कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ की बढ़ेगी, टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, तो आपकी बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी देखने को मिलेगी। Therefore, this theory has been known as the natural theory of population, क्योंकि ये बायोलॉजिकल की वजह से नेचुरल थ्योरी हो गई। और ये थ्योरी पूरी तरीके से बिल्कुल वैसे ही जैसे सैडलर ने बताया था कि जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां कम बच्चे पैदा होंगे। इसी तरीके से डम्बलडे ने क्या बताया था कि भाई फूड है, जितना ज्यादा फूड मिलेगा वो मोटे होंगे और मोटे होने की वजह से बच्चे कम पैदा होंगे। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जब एक लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जब स्ट्रेस बढ़ेगा, तो बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी देखने को मिलेगी। स्पेंसर बिलीव दैट व्हेन मोर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वन सेल्फ डेवलपमेंट। भैया देखो, हमारे पास एनर्जी बिल्कुल ज्यादा ही है, जब सारी की सारी एनर्जी में टीवी खरीदने में, कार खरीदने में, मकान बनाने में, अपने आप को ग्रोथ करने में लगा दूंगा, तो जो टाइम है, जो एनर्जी है जो बच्चा पैदा करने में लगनी चाहिए वो कम लगेगी, और डेफिनेटली उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कमी देखने को मिलेगी। स्पेंसर बिलीव दैट व्हेन द मोर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वन सेल्फ डेवलपमेंट, द एनर्जी अवेलेबल फॉर रिप्रोडक्शन विल बी लेस। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं दोबारा से कि भैया जब आप ज्यादा बच्चे पैदा करने में अपनी एनर्जी लगाओगे, ज्यादा काम करने में अपनी एनर्जी लगाओगे, तो बच्चा पैदा करने की एनर्जी कम हो जाएगी। अब आप जापान की स्थिति देखिए, जापान में महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, डेवलप कंट्री है। चाइना की स्थिति भी खराब हो चुकी है पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में। वहां पे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी यूज की और पॉपुलेशन को पूरी तरीके से, मतलब एक बुरी तरीके से नहीं बोल सकते, मतलब इफेक्टिवली कंट्रोल करने की किया। लेकिन अब उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि अब क्या है, बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। इवन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप और बच्चे पैदा करो, लेकिन अब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, घर की ईएमआई चुकाने में, कार का लोन चुकाने में, और भी खर्चे हैं। मतलब आप ये मत सोचिए, सिटी में जीवन स्तर को सरवाइव करने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बहुत होती है। तो नॉर्मल, मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भैया स्ट्रेस लेवल तो रहता ही ज्यादा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई शहर में रह रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, ज्यादा खुश दिख, तो वो खुश भी होगा। वो एक अलग कंसेप्ट है। खुशी जो है वो एक अलग, बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। तो यहां पे आगे उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ हाई फेडरिटी एंड इंडिविजुअलाइज, यहां पे इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है जो एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है कि मैं जॉब करूं, मेरे यहाँ टीवी हो, मेरे यहाँ फ्रिज हो, मेरे यहाँ एसी हो, मेरे यहाँ 4 कमरे का मकान हो, मेरे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, इसको बोलते हैं, इन्होंने बोला इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंडिविजुअलाइजेशन जो है, बिकॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी, मतलब जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, द इंडिविजुअलाइजेशन विल बी लो। यानी कि इन्होंने लिखा है कि जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जो एक व्यक्ति है उसका इंडिविजुअलाइजेशन कम होगा। देयरफॉर द डेथ रेट विल इंक्रीज, जिससे क्या होगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर, आप कह सकते हो, मेडिसिन नहीं मिलेगा, प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा, तो वहां पे जो डेथ रेट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। इन द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ लो इंडिविजुअलाइजेशन, द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो डिक्रीज। तो उन्होंने बताया कि भैया जिस जगह ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, वहां पर इलाज नहीं मिलता, वहां पर आपको दवाइयां नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा, सिंपल कहने का मतलब यह हुआ कि देखो, जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर गरीबी रहेगी, वहां पर डेथ रेट ज्यादा रहेगी, और जहां पे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां पे इंडिविजुअलाइजेशन ज्यादा हो चुका है, वहां पर फर्टिलिटी रेट कम होगा। तो उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। पहला प्योर पीपल, जो कि एक सिंपल लाइफ जीते हैं, इनकी यहाँ फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मिडिल क्लास, यहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और तीसरा हाई क्लास, यहाँ पे फेयरली लो होती है, यानी कि बहुत कम होती है फर्टिलिटी। जो बहुत अमीर लोग होते हैं वहां पे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। तो स्पेंसर का ये मानना था कि जो सोसाइटीज है जहां पे पीपल पढ़े लिखे होते हैं, और खासतौर पे वुमेन पढ़ी लिखी होती है, वुमेन एजुकेटेड होती है और अमीर परिवार से बिलोंग करती है, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं कम। और जहां पे महिला जो है वो अनएजुकेटेड होती है और गरीब परिवार से बिलोंग करती है, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं ज्यादा।
ये उनका पूरी तरीके से कंक्लूजन था। तो डेफिनेटली जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल और महिलाओं के ऊपर समाज की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, वहां पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिलेगी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ में तेजी से कमी आने वाली है। अगर आप नेशनल फैमिली सर्वे को अगर आप पढ़ेंगे तो भारत में भी जो फर्टिलिटी रेट है, वो रिप्रोडक्शन रेट है, वो 2 पे आ चुका है। इसका मतलब है कि जल्दी ही भारत की जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी। और ये स्थिर, जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन देखते हैं तो भारत की जनसंख्या को 2065 तक स्थिर बताने की बात की गई है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2040 और 2045 में जाकर भारत जो है वो अपनी हाई पॉपुलेशन को देखेगा और उसके बाद पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी होती चली जा रही है और हर जगह ही महंगी हो रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सस्पेंसर की जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।